बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी इज्जत देते हो और इतनी मोहब्बत देते हो। अल्लाह करीम आपको हमेशा शादो आबाद रखे, क्योंकि मोहब्बतें बांटने से कम नहीं होती, बढ़ती हैं। तोहफा खुदाबंदी हैं और हम उनकी कदर करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि इस कहानी की अगली किस्त शुरू करते हैं। इससे पहले आप 36 किस्तें सुन चुके हैं, अब 37वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। अब इतनी दूर से मुझे उसके चेहरे पर छाए तासुरात तो नजर नहीं आ रहे थे कि वो गुस्से में है या खुश दिखाई दे रही है। नीचे झुककर मैंने रेंज मास्टर को उठाकर कंधे पर रखा और अकबी ढलान की तरफ बढ़ गया। उसके पास इतना मौका नहीं था कि वो फासला नाप कर रेंज लगाती और मुझे निशाना बनाने की कोशिश करती। यूं भी वो मुझसे खौफजदा थी, इसलिए अपनी जगह पर खड़ी मेरी जानब घूरती रही। ढलान में उतरते ही मैंने जल्दी जल्दी रेंज मास्टर को झोले में डाला और बहरोज और अब्दुल हक को कॉल करके उन्हें फौरन ठिकाने पर पहुंचने का हुक्म दिया, क्योंकि कोबरे किसी वक्त भी पहुंचकर हमारी फतह को शिकस्त से दुचार कर सकते थे। चलते हुए मैं उनके रेडियो सेट के चैनल भी तब्दील करता गया। एक फ्रिक्वेंसी पर मुबीन पानी वाली पार्टी को वापस बुला रहा था। उसकी थकी थकी आवाज सुनकर मालूम हो रहा था कि उसे निक स्टीवर्ट की मौत का काफी दुख हुआ था। लौरा ब्राउन की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। सारी कहानी की जिला खान और अब्दुल हक को समझ तो आ गई थी, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत हैरान भी हो रहे थे। अब्दुल हक ने कहा, यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपको पहले से कैसे पता चल गया था कि वो आपको सुर्ख पहाड़ी के बजाय किसी और जगह ख्याल करेंगे, क्योंकि वो स्नाइपर था और उसे मालूम था कि मेरा निशाना कैसा है। तीसरी बात यह कि वो खुद मुझे घेरने की कोशिश कर चुका था और ये भी जानता था कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा। बस एक जगह पर वो मार खा गया कि उसने यकीनी तौर पर मुझे उसी पहाड़ी पर मौजूद समझ लिया था जहां बहरोज मौजूद था, और वही पहाड़ी ऐसी थी जहां से कोहान की शक्ल वाली पहाड़ी के नाले में मौजूद किसी भी आदमी को बहुत आसानी से निशाना बना जा सकता था। वरना जहां मैं मौजूद था उसका फासला बज़ाहिर उस नाले से 2 किलोमीटर से ज्यादा था। मैं तो बस अप हिल डाउन हिल के फार्मूले से फायदा उठाते हुए काम कर गुजरा। बाकी दुश्मन का ठिकाना मुसलसल मेरी नजर में था और मैं मुंतजिर था कि कोई मोर्चे में बैठकर अपना स्नाइपर होना जाहिर करे। वो तारीफी लहजे में बोला, यार इतनी गहरी चाल, यकीन करो मेरा तो सर चकरा कर रह गया है। मैंने कहा, बहरहाल मैंने अपना काम पूरा कर दिया है और अब मैं वापस चलूंगा। जिला खान ने कहा, दोस्त अब जब कहीं रवानगी का बंदोबस्त हो जाएगा, अलबत्ता चंद दिन खिदमत का मौका देते तो हमें खुशी होती। कमांडर, मैंने अब तक गैर कानूनी तौर पर आप लोगों की मदद की है, जबकि पाक आर्मी का कानून मुझे कतन इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरी अफगानिस्तान आमद का मकसद अपने बेगुनाही के सबूतों की तलाश थी, न कि अमेरिकन आर्मी या अफगानिस्तान आर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। बाकी आप लोगों ही की वजह से मुझे अपने मकसद में कामयाबी मिली है और इतनी सहूलतें मिली हैं कि मैं बासानी कामयाब हो पाया हूँ। इसलिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अलबत्ता माजूरी चाहूंगा कि यहाँ मजीद कुछ वक्त गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। जिला खान मुस्कुराया, आज की रात गुजारोगे या अभी रुखसत लोगे? मैंने जवाब दिया, इंशाल्लाह सुबह सवेरे निकलूंगा। रात को उन्होंने मेरे लिए खसूसी दावत का बंदोबस्त किया था। गार के अंदर ही उन्होंने सालम दुम्बा लकड़ियों के अंबार पर भूना था। दुम्बे के पेड़ से आलाइशें निकाल कर उन्होंने चावल भर दिए थे। बहुत ही आला खाना तैयार हुआ था। मैं जरूरत से कुछ ज्यादा ही खा गया था। सुबह सवेरे नमाज के बाद नाश्ते से फारिग होकर मैं और कमांडर अब्दुल हक जाने के लिए तैयार थे। सड़क तक जाने में हमें 2-3 घंटे लगे थे। वहां से हमें अर्दगुन और सारूबी तक गाड़ी मिल गई थी। वो गाड़ी मुजाहिदीन ही की थी। आगे का रास्ता पैदल तय करते हुए हम पक्तिका पहुंचे, क्योंकि मेरा इरादा कुछ खरीदारी करने का था। करीबन 2 हफ्ते पहले ही चचा शमरेज के घर तहाइफ भिजवा चुका था, लेकिन खुद उसी रास्ते से जाने का इरादा था तो खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। रात हमने शहर में गुजारने के बजाय आगे जाने को तरजीह दी थी। सुबह के करीब हम ठिकाने पर पहुंच गए थे। नाश्ता वगैरह करके हम आराम करने लेट गए। जोहर की नमाज पढ़कर मैं जाने के लिए तैयार था। कमांडर अब्दुल हक ने भी छुट्टी जाना था, इसलिए वो भी मेरे साथ चल पड़ा। जिन रस्तों को मैंने पिछली बार जान बचाकर भागते हुए तय किया था, उन रस्तों को पैदल अबूर करते हुए अच्छा लगा था। इशा के करीब हम गजनी खेल गांव के मज़ाफात से गुजर रहे थे। रात गुजारने के लिए सरदार सैलाब खान की बैठक एक बेहतरीन चुनाव था। मैं कमांडर अब्दुल हक को साथ लेकर उसी जानब बढ़ गया। सैलाब खान मुझे देखकर खुशी से खिल उठा था। उसने फौरन ही हमारे लिए खुसूसी खाना तैयार करने का हुक्म दे दिया। कमांडर रशीद जान, उल्फत बादशाह, मशर खान, नुशाद गुल, गुलरेज वगैरह वहां इकट्ठे हो गए थे। उनसे रुखसत होने के बाद मेरा शलोबर कबीले से जो टाकरा हुआ था, उसके नतीजे में शलोबरों के जख्मी और कत्ल होने वाले अफराद की खबर उन तक भी पहुंच गई थी। मेरे साथ उनके रवैये में पहले से ज्यादा अकीदत झलक रही थी। मैंने सरदार सैलाब खान को बताया कि उसके कबीले में कोई गद्दार मौजूद है कि जिसने मेरे बारे शलोबरों को इतला फराहम की थी। सरदार सैलाब खान ने सर हिलाते हुए कहा, एक नहीं 2 थे। दोनों के सर काट कर शलोबर कबीले को भिजवा दिए थे। अलबत्ता उनके धड़ यहीं दफन करने पड़े।
और सर के बगैर जनाजा हो सकता है या नहीं, इस मसले के बारे चूंकि हमें कोई मालूमात खास हासिल नहीं थी, इसलिए हम जनाजा नहीं पढ़ सके थे। और सर के बगैर जनाजा हो सकता है या नहीं, इस मसले के बारे चूंकि हमें कोई खास मालूमात नहीं थी, इसलिए हम जनाजा नहीं पढ़ सके। मैंने कहा, धड़ के बगैर जनाजा होता है या नहीं, यकीनन ये मसला शलोबरों को भी मालूम नहीं होगा और उन्होंने भी यही हल सोचा होगा जो आप लोगों को सूझा। कमांडर अब्दुल हक ने लुकमा दिया, गद्दारों का यही अंजाम हुआ करता है कि उन्हें ना तो अपना तस्लीम करते हैं और ना गैर ही अपनाने को तैयार होते हैं। वो क्या भली सी कहावत है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। उसी गपशप के दौरान खाना तैयार हो गया था। खाना खाने के बाद सैलाब खान और बाकियों ने हमें उतनी जल्दी सोने की इजाजत नहीं दी थी। उनकी शलोबरों के साथ अभी तक सुलह नहीं हुई थी। उस जमन में 2-3 जरगे हो चुके थे। अब आखिरी और हतमी जरगा 1 हफ्ते बाद होना था। मेरे अपने इतने मसाइल थे कि मैं दूसरों के मामलात की जानिब मुतवज्जा नहीं हो सकता था। वो अपने कबीले की लड़की को फांसी देते, उसका सर कलम करते या उसके अलावा उनका कोई और मंसूबा था, मुझे उस बारे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उनकी लड़ाई के बारे अजमालन पूछकर मैंने गुफ्तगू का रुख तब्दील कर दिया था। रात को देर से सोने के बावजूद हम सुबह की नमाज और नाश्ते से फारिग होकर जाने के लिए तैयार थे। सरदार सैलाब खान ने अपने कबीले के दर्जन भर आदमी मेरी हिफाजत के पेश नजर मेरे साथ रवाना कर देना चाहे, मगर मैंने मना कर दिया। यूं भी कमांडर अब्दुल हक शलोबर कबीले के साथ मेरी सुलह की बात कर चुका था। सबसे बढ़कर वो मेरी वापसी से भी नावाकिफ थे, तो मुझे नुकसान पहुंचाने का क्या सोचते। और इतना तो वो जानते थे कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मतलब भेड़ों के छत्ते को छेड़ने के मुतरादिफ था। मुजाहिदीन इतने भी कमजोर नहीं थे कि एक गांव पर काबू न पा सकते। आते वक्त रस्ते पर बर्फ पड़ी थी, जबकि अब अप्रैल का इख्तिताम था। बर्फ बिल्कुल खत्म हो गई थी। सर्दी की शिद्दत में भी पहले जितना जोर बाकी नहीं रहा था। सपैर ढले मैं उस जगह से गुजर रहा था जहां मेरी गुलगारे से आखिरी मुलाकात हुई थी। उसकी बातें उस वक्त भी मेरी यादाश्त में ताज़ा थीं। उसका गिला करना, मेरी जेब में चोरी पैसे डालना, मुझे वापसी उसी रास्ते से आने की तलकीन करना, पलवैशा से मिलने की ख्वाहिश करना, कोई भी बात मुझे भूली नहीं थी। सुबह सैलाब खान की बैठक से निकलने से पहले मैंने उसी के भेजे हुए कपड़े और स्वेटर पहचान ली थी। रनड़ा गुड़िया की भेजी हुई टोपी मेरे सर पर थी। जिस वक्त मैं वहां से गुजर के आगे गया था तब वहां खूब बर्फ पड़ी थी। अब नाला में पानी की मिकदार पहले से थोड़ी ज्यादा हो गई थी। सूर्य गरूब होने से पहले हम चच्चा शमरेज के घर के करीब पहुंच गए थे। दूर ही से अंगीठी का धुआं देखकर मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। यकीनन वो घर में मौजूद थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने ही घर में वापस जा रहा हूँ। कभी कभी सरे राह मिलने वाले मुसाफिर ऐसे ही दिलो दिमाग के करीब हो जाते हैं कि उनमें और खून के रिश्तों में तमीज करना मुहाल हो जाता है। पलवैशा भी तो मुझे यूं ही मिली थी और आज उससे ज्यादा मेरे दिल के कोई भी करीब नहीं था। यही हाल चच्चा शमरेज और उसके बच्चों का था। अगर मैं बर्फबारी में ना फंसता तो शायद मैं उसके घर के बाहर ही से ये जाने बगैर आगे बढ़ गया होता कि उसके मकीन कितने मुखलिस, मोहब्बत करने वाले और मेहमान नवाज हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हुए मेरे एहसासात अजीब से हो रहे थे। न जाने उन्होंने मुझे देखकर क्या रद्द अमल जाहिर करना था। दस्तक देने के चंद लम्हों बाद कदमों की चाप उभरी और फिर दरवाजे में लगी जैली खिड़की खोलकर शमरेज चच्चा का शफकत भरा चेहरा नमूदार हुआ। मुझ पर नजर पड़ते ही एक लम्हे के लिए तो वो गंग रह गए थे और उसके बाद जीशान बेटा कहते हुए बड़ी गर्मजोशी से मुझे लिपट गए थे। मुझे जोरदार अंदाज में बाजुओं में भींचकर उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और फिर अलहदा होकर कमांडर अब्दुल हक से हाथ मिलाने लगे। अच्छा, मैं बैठक का दरवाजा खोलता हूँ। घर में दोबारा घुसकर उसने घर के कोने में बनी हुई बैठक का दरवाजा खोल दिया। मुझे हल्की सी सुबकी का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट ही तारी रखी थी। लेकिन बैठक में दाखिल होते चचा शमरेज ने मेरी हैरानी दूर कर दी थी। अच्छा बेटा, मैं मेहमान के साथ बैठता हूँ, तुम बाकियों को मिल लो। समर खान को कहो कि मेहमान के लिए गर्म पानी का लोटा ले आए। जी चचा जान। मैं असबात में सारी लाता हुआ बैग समेत बैठक में लगे बगली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जो ही मैं अंदर दाखिल हुआ, रंधड़ा गुड़िया मुझे सेहन में नजर आ गई थी और उसी तरफ मुतवज्जा थी। मुल्की रोशनी में भी उसने मुझे पहचान लिया था। लाला जान, वो चीखते हुए मेरी तरफ भागी। उसकी चीख सुनकर बुआरशी खाने में बैठी गुलगारे बिस्तरा से बाहर निकली थी। समर खान अंदरूनी कमरे से भागकर बाहर निकला। रंधड़ा छोटी बहनों ही की तरह करीब आकर मुझसे लिपट गई थी। कैसी है मेरी छोटी सी बहादुर बहन? मैंने उसके सर पर हाथ फेरा। लाला जान, मैं आपको रोज याद करती थी और आपकी सलामती से लौटाने की दुआएं भी मांगा करती थी। मैं मुस्कुराया। देख लो, अल्लाह पाक ने मेरी गुड़िया की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा है। समर खान भी करीब आकर मुझसे चिमट गया था। मैंने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर जमीन से ऊपर उठाकर अपने बराबर किया। तुम तो मेरे जितने लंबे हो गए हो यार। मैंने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। वो फौरन बोला, रंधड़ा से तो लंबा हूं ना। उसे नीचे उतारते हुए मैंने कहा, शर्म करो यार, बहनों से मुकाबला करते हैं क्या? उसी वक्त गुलगारे की धीमी आवाज मेरे कानों में पड़ी। अकेले आए हैं आप? नहीं, एक दूसरा मेहमान भी है। मैंने उसके रोशन चेहरे पर निगाह डाली। उसकी शौक नीली आंखें मुस्कुरा रही थी। उसने फौरन वजाहत की, मेरा मतलब पलवैशा बहन से है।
मैं गहरा सांस लेकर खामोश रहा। एकदम मेरे चेहरे पर उदासी ने डेरा जमा लिया था। मेरी उदासी उस एहसास लड़की सी ओझल नहीं रह पाई थी। मेरा जहन बटाते हुए फौरन बोली, अच्छा पता है, अभी दस्तक सुनकर मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह ये आप हो। अब अगर मुझे मालूम होता कि ये कबूलियत का वक्त है तो मैं साथ कुछ और भी मांग लेती। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, बिल्कुल, अगर मेरे साथ तुमने पलवैशा के आने की दुआ कर ली होती तो क्या ही बात थी। अच्छा आप कैसे हैं? उसने मौजू तब्दील कर दिया था। बिल्कुल ठीक हूँ, अंदर चले ना। उसने कमरे की तरफ इशारा किया। उसके हमरा कदम बढ़ाते हुए मैं समर खान को बोला, जवान मेहमान के लिए गर्म पानी का लोटा ले जाओ। जी लाला जान, कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि रंधड़ा और गुलकारे मेरे साथ अंगीठी के सामने आ बैठी थी। आपका भेजा वो सामान मिल गया था, शुक्रिया, और ये कपड़े पहनने पर भी बहुत बहुत मेहरबानी। अलबत्ता ये फजूल टोपी सर पर रखने की कोई खास जरूरत नहीं थी। वो टोपी मुझे रंधड़ा ने भेजी थी, इसलिए वो उसे छेड़ रही थी। फजूल क्यों है लाला जी, मेरी टोपी तो हर वक्त पहन कर रखेंगे, है ना लाला जी? मैं फौरन बोला, बिल्कुल, अपनी बहादुर बहन का इतना कीमती तोहफा मैं सर से कैसे उतार सकता हूँ। रंधड़ा ने मुंह बसोरा। बाजी कहती हैं आपने जो मेरे लिए चीजें भेजी थी वो नकली हैं और बाजी के लिए जो सामान भेजा था वो उनसे अच्छा है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, उसकी अपनी चीजें नकली थी, इसलिए तुम्हें तंग करती है पगली, और पता है मैं तुम्हारे लिए और तोहफे भी लाया हूँ। उसने सराज से पूछा, बाजी के लिए तो नहीं लाए ना? मुझे याद नहीं आ रहा, शायद कोई छोटी मोटी चीज ले ली हो। आखिर मेरी छोटी सी बहन की बाजी तो है ना। गुलकारे मुतबस्सम होकर मेरी बातें सुन रही थी। कहने लगी, अगर मेरे लिए कुछ नहीं लाए तो आप फौरन यहाँ से चले जाएं। मैंने आपको घर में भी नहीं रहने देना, ये मेरा भी घर है और लाला जी यहीं रहेंगे। रंधड़ा ने मेरी तरफदारी करने में जरा भी देर नहीं की थी। तुम्हारा घर है तो तुम्हें रहने दे रही हूँ ना। गुलकारे ने संजीदा मुंह बनाकर कहा, मैं बाबा जान से बात करती हूँ। रंधड़ा गुस्से में कहती हुई खड़ी हुई, ऐसे छेड़ रही थी तुम्हें, ये कौन होती है मुझे निकालने वाली? जाओ वुजू के लिए गर्म पानी ले आओ। मैंने जल्दी से उसे रोका, वरना वो बैठक का रुख करने वाली थी। अभी लाई लाला जान। वो बावर्ची खाने की तरफ भाग गई। उसके जाते ही मैंने कहा, क्यों इतना तंग करती हो उसे? वो मुंह बनाते हुए बोली, तो क्या करूं, 15 साल की हो गई है, मेरे बराबर कद हो गया है और अब तक बचपना नहीं गया इसका। मैं हंसा, वो तो तुम्हारा भी नहीं गया। अच्छा आपने मेरी बहन पलवैशा के बारे कुछ नहीं बताया, वो अब तक नहीं मिली। मैं दोबारा उदास हो गया था। उसने इश्तियाक से पूछा, सारी तफसील बताओ ना। मैंने रंधड़ा को गर्म पानी की बाल्टी गुसलखाने में ले जाते देख कर कहा, रात को गपशप करेंगे, फिलहाल नमाज पढ़ लूं। नमाज तो मैंने भी पढ़नी है। वो भी अपनी जगह से उठ गई। खाना मैंने अब्दुल हक के साथ बैठक में बैठकर खाया था और कहवा पीते ही समर खान मुझे बुलाने आ गया था। लाला जान बाजी आपको बुला रही हैं। अब्दुल हक ने कहा, ज़ीशान भाई मेरी फिक्र न करो, मैं ईशा की नमाज पढ़कर लेट रहा हूँ, आप बच्चों को वक्त दें, सुबह तो यूं भी चले जाना है। शुक्रिया कमांडर। मैं घर के अंदर घुस गया। समर खान मुझसे पहले भागकर बहनों के पास पहुंच गया था और जाते ही ये राज भी फाश कर दिया था कि लाला जान सुबह चले जाएंगे। अब सुबह नहीं जा रहे। मेरे कमरे में दाखिल होते ही गुलकारे हतमी लहजे में बोली थी। मैंने उसे नाराज नजरों से घूरा, गोया मैंने इस रास्ते से आकर गलती की है। उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। गहरी नीली आंखों में बरहमी भरते हुए वो तंजिया लहजे में बोली, बिल्कुल गलती तो की है ना। आखिर यहाँ कौन आपका मुंतजिर था? कौन सा किसी ने आपकी सलामती से लौटाने की दुआएं मांगी? कौन सा किसी के लिए आप बहुत अहम हैं? आपकी जरूरत ही यहाँ किसको है? इस बकवास का मतलब? मैंने उसे हल्के से डांटा। कुछ नहीं, बेरुखी से कहकर उठते हुए वो छोटी बहन को मुखातिब हुई, रंधड़ा बाबा जान अगर मेरा पूछें तो कह देना नींद आ रही थी, सो गई है। उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो और मजाक रंधड़ा का उड़ाती हो? वो बेरुखी से बोली, हाथ छोड़े, मैंने सोने जाना है। मैं उसे खुश करते हुए बोला, अच्छा सुबह नहीं जाऊंगा। बस उसने मेरी तरफ रुख फेरा। गहरी नीली आंखों की तह में पानी जमा हो चुका था। लम्हा भर मुझे घूरने के बाद वो आहिस्ता से बोली, कम अज कम 1 हफ्ता। मैं जच होते हुए बोला, पागलों वाली बात न करो, 1 हफ्ता या अभी से खुदा हाफिज। वो डट गई। मैं बेबसी से बोला, तुम्हें मेरे हालात का पता नहीं है। वो अजीब से लहजे में बोली, हाँ मगर अपनी हालत का तो पता है ना। अच्छा इस बारे बाद में बात करेंगे, तुम फिलहाल बैठ तो जाओ। मैंने उसे चारपाई की जानिब खींचा। रंधड़ा और समर खान खामोशी से हमारी बहस सुन रहे थे। गहरा सांस लेकर वो रंधड़ा के साथ बैठ गई। उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी नजर आ रही थी। रंधड़ा मासूमियत भरे लहजे में बोली, लाला जी आप बाजी की बात मान जाए ना, तुम कुछ नहीं जानती, तुम छोटी सी बच्ची हो गुड़िया। मैंने उसे हल्के झिड़का। गुलकारे ने मुंह बनाया, हाँ बड़े तो सिर्फ आप हैं, बाकी सब बच्चे हैं। मतलब तुमने मार खाने का पूरा मंसूबा बनाया हुआ है। मैंने उसे धमकाया। उसी वक्त शमरेज चचा अंदर दाखिल हुए। किसकी पिटाई की बात हो रही है भाई? किसी की नहीं चचा जान, आप सुनाए मेहमान सो गया है। वो शाम से मुसलसल कमांडर अब्दुल हक के साथ ही बैठे थे। हाँ सो गया है और सुना है SS अफगानिस्तान में बड़ी धूम मचा कर आ रहा है।
मैं फीकी मुस्कुराहट से बोला, पता नहीं कमांडर ने कौन कौन से कारनामे मुझसे मंसूब करके आपको सुना दिए हैं। चलो आपसे सच सुन लेते हैं। वो अपनी रजाई में घुसकर बैठ गया था। मेरे मना करने के बावजूद गुलगारे ने मेरा बिस्तर भी वहीं पर लगा दिया था। मैंने भी निचले धड़ पर रजाई लेते हुए समर खान और रंधड़ा को अपने कमरे में जाकर सोने का कहा, मगर दोनों ने इनकार में सर हिला दिया था। रंधड़ा बोली, हम भी आपकी बातें सुनेंगे, क्या पता आप कल चले जाएं। चचा शमरेज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, वैसे ये तो ज्यादती है ज़ीशान मियाँ, एक दिन तो कयाम कर लेते। आप फिक्र न करें अब्बाजान, ये एक हफ्ता कहीं नहीं जाने वाले। पूरे एतमाद लहजे में कहते हुए वो मुझे मुखातिब हुई, आप हमें यहाँ से जाने के बाद के हालात बताएं, आप जख्मी कैसे हुए थे और बाकी सब कुछ भी। मैं उसकी हफ्ते वाली बात को नजरअंदाज करते हुए उन्हें गजनी खेल और शरोबर गांव की लड़ाई के बारे तफसील से बताने लगा, जिसका इख्तिताम निक स्टुअर्ट की मौत पर हुआ। गुलगारे ने पूछा, पलवैशा बहन की तलाश में मुजाहिदीन ने क्या पेशरफ दिखाई है? मैंने नफी में सर हिला दिया, फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा अब आराम कर लें। उसने रंधड़ा और समर खान को उठने का इशारा किया। सुबह नमाज पढ़कर मैंने कमांडर अब्दुल हक को मजीद 1-2 दिन रुकने का अंदिया दिया। वो साफ गोई से बोला, मैं ज्यादा से ज्यादा आज का दिन रुक सकता हूँ। मैं बेबसी से बोला, ठीक है यार, मैं कोशिश करता हूँ, मगर बच्चे जिद कर रहे हैं। वो मानी खेत लहजे में बोला, बच्चों की तो खैर है, कोई बड़ा जिद न कर रहा हो, और अगर ऐसा है तो आपको जरूर रुकना चाहिए। अच्छा मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैं घर की तरफ बढ़ गया। गुलगारे नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में घुसी थी। मैं भी लकड़ी की चौकी लेकर वहीं बैठ गया। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कोसे गजा के रंग झिलमिलाने लगे थे। वो पूछने लगी, नाश्ता मेहमान के साथ करेंगे? हाँ, वो बस जाने के लिए तैयार है। मेरे कहने पर एक दिन के लिए रुक गया है। वो बेनियाजी से बोली, आपको साथ ले जाने के लिए रुका है तो उसे हफ्ता रुकना पड़ेगा। गुल, पता है मैं पलवैशे के लिए कितना परेशान हूँ, पहले भी इतनी देर हो गई है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अंडा फ्राई कर दूं या आमलेट बना दूं। उसने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं थी। मैंने उम्मीद भरे लहजे में पूछा, मेरी बात नहीं मानोगी? वो बेनियाजी से बोली, तो आपकी मर्जी ही पूछ रही हूँ ना, आमलेट उबला हुआ या अंडा फ्राई खाएंगे? मेरे होंठों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जो मर्जी है बना दो, ये दूध पी ले। उसने जस्त का कटोरा मेरे सामने रखा, जो गाय के नीम गर्म दूध से भरा हुआ था। ये शहद भी डाल ले, मैंने खुद उतारा था। उसने एक खुले मुंह वाली खालस शहद की बोतल भी मेरी तरफ बढ़ा दी थी। शुक्रिया। दूध में शहद मिलाकर मैं नीम गर्म दूध से लुत्फ अंदोज होने लगा। अब घर जाएंगे या वजीरिस्तान से पलवैशा की तलाश शुरू कर देंगे? एक बार घर तो जाऊंगा, क्योंकि अपनी बेगुनाही के सबूत मैंने भिजवा दिए थे, और उसके बाद मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। हुंकारा भरते हुए वो कुछ सोचने लगी। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज उभरी, वैसे पलवैशा किस रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल हुई थी? नसरुल्लाह खोजल खेल ने उन्हें भी उसी रास्ते के मुतल्लिक हदायत दी थी, लेकिन ये मालूम नहीं कि वो इस रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल हुए या किसी और रास्ते से। अगर इस रास्ते से गए होते तो यकीनन कहीं न कहीं से उनकी सुनगुन मिल जाती। अंगुराड़े से आने वाले लोग अमूमन ख्वागा अबू में जरूर कयाम करते हैं, और हमारा घर ऐसी जगह पर है कि यहाँ अक्सर मेहमानों की आमदोरफ्त रहती है। इसके अलावा भी आप इस पूरे रास्ते पर सफर कर चुके हैं। अगर वो इस रास्ते से अफगानिस्तान में दाखिल हुए होते तो उनकी कहीं न कहीं सुनगुन आपको जरूर मिलती। सबसे बढ़कर अफगानिस्तान में सरगर्म तंजीमों में से उन्हें किसी न किसी के साथ राब्ता जरूर कायम करना चाहिए था, क्योंकि अमेरिकन के खिलाफ काम करने के लिए उन तंजीमों का सहारा लेना इंसान की मजबूरी बन जाती है। और अगर वहाँ काम करने वाले 2-3 ग्रुपों के अफराद से पूछने के बावजूद उनका पता नहीं चल सका, बल्कि आपकी एक अमेरिकन दोस्त ने भी उनके बारे लाइल्मी का इजहार किया है, हालांकि वो काफी बड़ी ओहदादार है। उसने मानी खेज अंदाज में जेनिफर का जिक्र करके मुझे यह बावर करवाने की कोशिश की थी कि वह मेरी जैनी से ताल्लुक को अच्छी नजर से नहीं देख रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा इस सारी कहानी से क्या नतीजा निकलता है? यही कि उन्हें अफगानिस्तान दाखिल होने से पहले ही कोई हादसा पेश आ गया हो, या वो अपना इरादा मुअक्कर करके वापस लौट गए हों, और अल्लाह करे मेरा आखिरी अंदाजा ही सही हो। बातचीत के दौरान उसके हाथ नहीं रुके थे। देसी घी में पराठे बनाकर उसने 4 अंडे फ्राई किए, और गाय के ताज़ा दूध की गाढ़ी चाय बनाकर उसने खालस देहाती और घर का नाश्ता तैयार कर दिया था। बाद में बात करते हैं। मैं नाश्ते के बर्तन उठाकर बैठक की तरफ बढ़ गया। चचा शमरेज खान कमांडर अब्दुल हक के साथ बैठा था। नाश्ता करके मैंने बर्तन उठाए और घर में घुस गया। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो मेरा अपना ही घर हो। रंधड़ा और समर खान जाग गए थे। मैं उनके लाए हुए तोहफ़े उनके हवाले करने लगा। इसमें शक नहीं कि तोहफ़े को मोहब्बत बढ़ाने में एक ख़ास मकाम हासिल है। तोहफ़ा पाने वाले को ये एहसास होता है कि वो तोहफ़ा लाने वाले के लिए कितना अहम और ख़ास है। ये कि तोहफ़ा लाने वाले ने उसे नज़रों से ओझल होने के बाद भी याद रखा है। गुलगारे और शमरेज चचा के लिए मैंने तोहफ़े खरीदे थे। गुलगारे के बदन पर मुझे वही लिबास नजर आ रहा था जो 2 हफ्ते पहले मैंने किसी और के हाथ भिजवाया था। दिन का ज्यादा वक्त मैंने गुलगारे, रंधड़ा, समर खान के साथ ही गुजारा था। गुलगारे ने मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई थी कि शायद महीने 1.5 तक उसके गांव में भी मोबाइल फोन के सिग्नल आने लग जाएं। उसने मेरा मोबाइल नंबर भी अपने पास लिख लिया था। अलबत्ता उसकी नाराजगी के खौफ से उसके बाद मैंने जाने का जिक्र नहीं किया था। रात को रंधड़ा और समर खान के सोने के बाद भी मैं चचा शमरेज और गुलगारे के साथ गपशप कर रहा था। गुलगारे चाय बनाकर ले आए। दुराने गुफ्तगू चचा शमरेज पूछने लगा,
सुबह जाने का इरादा है या नहीं। मैंने गहरा सांस लेकर गुलगारे की तरफ देखा जो बज़ाहिर बेनियाजी से चमड़े के बूटों को घूर रही थी जो मैं उसके लिए लेकर आया था। मैं धीमे लहजे में बोला, फिलहाल तो इजाज़त नहीं मिली। इजाज़त? चाचा शमरेज खान हैरान रह गया था। मैं मुस्कुराया, गुल से पूछ लें। वो इत्मीनान से बोली, अब्बा जान ये चंद दिन तो यहीं रुकेंगे ना, मगर बेटी इसे काफ़ी काम करने हैं। चाचा शमरेज उसे समझाने लगा तो उसने बेनियाजी से कंधे उचकाए। उसे छोड़ो ज़ीशान बेटा, सुबह जाने की तैयारी करो। आपका यहाँ रहना मुझे भी पसंद है, लेकिन पहले आपके अपने काम है। अलबत्ता परवैशा बेटी के मिलने के बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि चंद दिन के लिए हमें खिदमत का मौका ज़रूर देना। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, ये नहीं चाहेंगे। मैंने फ़ौरन कहा, चाचा शमरेज आप हमें तंग न करें। जब एक बार तय हो गया कि मैं नहीं चाहूँगा तो बस बात ख़त्म। मेरा अंदाज देखते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुन लिया अबूजान, जो मर्जी आए करो। चाचा शमरेज ने नाराज लहजे में कहते हुए अपना सर रजाई में कर लिया। आप भी आराम करें। एक गहरी निगाह मुझ पर डालकर वो चाय की प्यालियां समेटते हुए बाहर निकल गई। सुबह नमाज पढ़कर मैंने बावर्ची खाने में जाकर शहद मिला दूध नीम गर्म पिया और नाश्ता तैयार करके मेरे हवाले करते हुए उसने धीरे से पूछा, रस्ते के लिए दाल के पराठे बना दूं या सालन तैयार कर दूं? मैं मुस्कुराया, खुशी से कह रही हूँ, अगर पलवैशा बहन की फिक्र न होती तो हरकत इजाजत न देती, और शुक्रिया आपने मेरा मान रखा। अगर पलवैशा की फिक्र न होती तो कम अज कम ये शहद की बोतल खत्म होने तक मैं जरूर ठहरता। ओमानी खेज लहजे में बोली, देख लें कहीं ये ना हो आपकी अगली बार की आमद से पहले मैं इतना शहद इकट्ठा कर लूं कि आपसे वो शहद खत्म ही ना हो पाए। इंशाल्लाह अगली बार तुम्हारी बहन पलवैशा मेरे साथ होगी और यकीनन वो शहद खत्म कराने में मेरी मदद करेगी इंशाल्लाह, उसने खुलूस भरे लहजे में कहा। और मैं नाश्ते के बर्तनों के साथ बैठक की तरफ बढ़ गया। क्या इरादा है? नाश्ता शुरू करने से पहले ही अब्दुल हक मुस्तफसर हुआ। मैंने कहा, बस रास्ते के लिए खाना तैयार हो रहा है। और वो रात वाली गुफ्तगू का क्या हुआ? चाचा शमरेज मुस्तफसर हुए, मना लिया है। पलवैशा की गुमशुदगी पर वो भी परेशान है, बस यूं ही अपनी अहमियत जताना चाहती थी। नाश्ते के बाद हम जाने के लिए तैयार थे। गुलकारे ने दाल के पराठे बनाकर कपड़े में बांध दिए थे। तमाम ने दुखी दिल से मुझे अलविदा कहा था। सबसे आखिर में गुलकारे मेरे करीब आई। पलवैशा बहन के मिलते ही यहाँ आना होगा, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा, अकेले नहीं उनके साथ। उसने उंगली खड़ी करते हुए मुझे तंबीहा की। हाँ उसके साथ गुल, वो जरूर उस लड़की को देखना चाहेगी जिसकी वजह से उसके राजू की जान बची है, जो उसके राजू की मसीहा है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो आमान में रखे, धीरे से कहकर उसने मुझे अलविदा कह दिया। मैं कमांडर अब्दुल्ला के साथ उस रस्ते पर दोबारा गामजन हो गया जिस रस्ते पर मैंने बर्फ का अजाब झीला था। उसे मैंने वो सारा वाकया बताया और साथ ही ये कि गुलगारे ने किस तरह मेरी जान बचाई थी। वो बेसाख्ता कह उठा, वाकई ऐसी लड़की इज्जत और एहतराम के काबिल है। अगर उसके कहने पर आपको महीना भी रुकना पड़ जाता तो आपका एहसान न होता। कमांडर, मैं उसे बहन की तरह पाकीज़ा और काबिल एहतराम समझता हूँ, मगर वो मुझे भाई नहीं कहती। मजबूरन मैं भी उसे नाम से पुकारने लग गया। वो फलसफियाना लहजे में बोला, कुछ रिश्तों को बेनाम और उलझा हुआ छोड़ देने पर दिल चाहता है और ऐसी हालत में दिल की बात मान लेनी चाहिए। बाकी जिंदगी मौत का क्या भरोसा, हो सकता है उसे भी आपकी जिंदगी में दाखिल होने का कोई रास्ता मिल जाए। मेरे पास उसे उम्मीद दिलाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कमांडर। मेरी जिंदगी में कई ऐसी लड़कियां आई हैं जिन्हें मैं पसंद करता था, लेकिन अब भी करता हूँ। गुल भी उनमें से एक है, खूबसूरत, शरीफ, मुखलिस, सुलझी हुई, लेकिन बाखुदा पलवैशा वो वाहिद लड़की है जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा है, मोहब्बत की है, और जो मुझे इतने ही ज़रूरी लगती है जितना कि सांस लेना ज़रूरी होता है। 2-3 बार मुझ पर ऐसा वक्त भी बीता कि मैं अपने आखिरी सांस गिन रहा था। उन लम्हात में भी वो मुझे ना भूली। वो मुस्कुराया। पल्लू खान की क्या ही बात थी, बहुत ही होनहार और लायक शागिर्द था। हर चीज़ को इतना जल्दी समझ जाता था कि बाज़-औक़ात हम उसातिज़ा हैरान रह जाते थे। खाली हाथ लड़ाई करना, हथियार चलाना, पढ़ाई लिखाई, मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखना, छापा मार कर कार्रवाई के मंसूबे बनाना, गाड़ी चलाना, यहाँ तक कि जिसमें लगी हुई गोली को खंजर की नोक से यूं सफाई से निकाल लेता था कि यकीन मानो इस तरह हमसे ये काम नहीं होता था। सब उस्तादों का चहेता शागिर्द था। अल्लाह पाक उस पर अपनी रहमत फरमाए और उसकी तमाम मनाजिल को आसान फरमाए। मैं मुतर्रज़ हुआ, वो फोत तो नहीं हुई यार, कि उसकी मगफिरत की दुआ शुरू करती। अब्दुल हक के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर उसने कुछ कहने से गुरेज किया था। दोपहर को एक चश्मे के किनारे बैठकर खाने की पोटली खोली। उसमें एक तहशुदा कागज देखकर कमांडर अब्दुल हक ने मेरी तरफ बढ़ा दिया। यकीनन ये आपके लिए होगा। वो गुलगारे का खत था। सलाम दुआ के बाद उसने लिखा था, पता नहीं जिंदगी दोबारा मिलने का मौका देती है या नहीं, लेकिन एक बात जो मैं अब मजीद छुपा नहीं सकती और वो आपको बता देना चाहती हूँ। मेरा इरादा था कि आपका दोबारा सामना होने पर ज़रूरत माजरत करूंगी। आप आए और चले भी गए, लेकिन मुझे हिम्मत न हो सकी। अलबत्ता कागज़ कलम ने मुझे ये हिम्मत अता कर दी है। इस दिन रात को मोर्चे में मैं अनजाने में यह गलती से आपके करीब नहीं हुई थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उम्मीद है अगली मुलाकात तक आप ये बात भुला चुके होंगे और मेरी बहन पलवैशा से भी इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि पलवैशा बहन के दिल में मेरे बारे कोई गलत फहमी जड़ पकड़े।
पलवैशा मुझे रनड़ा की तरह ही प्यारी है। उसके अलावा नसीर खान बार बार अबूजान के पास अपने बेटे के लिए मैं रिश्ता मांगने आ रहा है। उसका बेटा फखरुल इस्लाम खान एक अच्छा और सुलझा हुआ जवान है। अबूजान भी ये अच्छा रिश्ता गंवाना नहीं चाहते। मेरा ख्याल है हाँ कर देती हूँ, क्योंकि खामखा की उम्मीदें बांधना कोई सेहतमंदाना रविश नहीं है। हर लड़की पलवैशा बहन की तरह खुशकिस्मत नहीं होती। इसी तरह कोई भी अच्छे खानदान की लड़की अपनी छोटी बहन का घर उजाड़ कर यकीनन अपना घर नहीं बसाना चाहेगी। और मैं भी अपने आप को अच्छे खानदान ही का समझती हूँ। बाकी मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ करते ही वो एक माह के अंदर अंदर शादी पर जोर देंगे। फखरुल इस्लाम खान मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मैंने सोच लिया है कि एक मोहब्बत भरे दिल को तोड़ना बिल्कुल ही गलत होगा। आपको पहले से बता रही हूँ, चंद दिनों तक मैं किसी और के नाम मंसूब हो जाऊंगी। अगर मेरी शादी में पलवैशा बहन के साथ शिरकत की तो मेरे दिल में कोई गिला नहीं बचेगा। खुदा हाफिज, आपकी छोटी बहन रनड़ा की बाजी गुल। मेरे गुल कहने पर वो खुद को गुल ही कहने लगी थी। मुझे खत पढ़ते देखकर कमांडर अब्दुल हक आग जलाने लग गया था। खत पढ़कर मैंने आग में फेंक दिया। गुलगारे का वो राज मैंने सीने में दफन कर दिया था। अपनी मोहसिन की यह बात किसी को बयान करके मैं उसके किरदार को हल्का नहीं कर सकता था। ये उसकी इखलाकी जुर्रत थी कि उसने एतराफ़ कर लिया था। बाकी उसकी ज़ोमानी गुफ्तगू, आंखों में छुपी इल्तिजा और उसके अंदाज देखकर मुझे पहले से उसके दिल में छुपे जज्बात मालूम हो गए थे। और अब तो उसने खत में खुलकर एतराफ़ भी कर लिया था, लेकिन उसके साथ ही उसने अपने होशमंदाना फैसले से मुझे खुश भी कर दिया था। खाने और गर्म कहवे से लुत्फ अंदोज होने के बाद हमने ज़ोहर की नमाज पढ़ी और दोबारा कमर बांध ली और फिर रात को भी रुके बगैर चलते रहे। सुबह की अजान के वक्त हम अंगुराड़े पहुंच गए थे। कमांडर नसरुल्लाह खोजल खेल ने हमें बड़े खलूस से खुशामदीद कहा था। सारी रात चलने की वजह से हम थकन महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारा इरादा आराम करने का बिल्कुल नहीं था। चचा नसरुल्लाह खोजल खेल के पास नाश्ता करके हम गपशप करने लगे। उनके पास हमारे लिए कोई खुशखबरी मौजूद नहीं थी। कमांडर इस्लाम के बारे मालूम हुआ था कि वो पलवैशा और सरदार के बारे पूछगिछ करने के लिए उनके पास आया था। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अलबत्ता कमांडर अब्दुल हक ने मुझे ज़बरदस्ती साथ चलने का कहा। उसका कहना था कि एक बार अपने सीनियर से मुलाकात कर लूँ। मुझ पर लगे इल्ज़ामात के सबूत मिलने के बाद मेरे लिए क्या तय किया जाना था उसका सामना कर लूँ। उसके बाद मैं आराम से पलवैशा को तलाश कर सकता था। मुझे उसकी बात मानना पड़ी और हम चचा नसरुल्लाह से इजाज़त लेकर वैगन अड्डे की तरफ बढ़ गए। उससे ली हुई क्लाशिंकोफ मैंने उनके पास ही छोड़ दी थी, क्योंकि वो मैं अपने साथ आगे तो नहीं ले जा सकता था। डेरा इस्माइल खान पहुंचकर कमांडर अब्दुल हक मुझसे अलविदा होते वक्त अजीब से लहजे में बोला, ज़िशान भाई मुझे माफ़ कर देना यार। क्या मतलब? मेरे चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कुराहट उभरी। वो गुलगेर लहजे में बोला, वैसे ही बस दानिस्ता या नदास्तगी में कोई गलती हो जाती है ना यार। मैं उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, वो तो हर किसी से हो जाती है, शायद मुझसे भी हुई हो। वैगन अड्डे से उसने पेशावर की गाड़ी पकड़ी और मैं रावलपिंडी रवाना हो गया। मुझे मालूम था कि घर जाकर मैंने फंस जाना है और घर वालों ने पलवैशा के बारे पूछ कर मेरे दिमाग की लस्सी बना देना है। इसलिए बेहतर यही था कि मैं पहले औरंगजेब साहब से मुलाकात कर लेता। डेरा इस्माइल खान से रावलपिंडी तक मैं अपनी नींद पूरी करता रहा। सुबह की अजान के वक्त मैं पीर वधाई मोड़ पर उतर रहा था। मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह चूंकि औरंगजेब साहब ही के पास रह गया था, इसलिए मुझे एक दुकानदार से फ़ोन मांग कर औरंगजेब साहब को कॉल करना पड़ी। वो सोया हुआ था। उसकी नींद में डूबी हुई हेलो मेरे कानों में गूंजी। मैंने फौरन कहा, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ज़िशान बात कर रहा हूँ और इस वक्त पीर वधाई अड्डे पर मौजूद हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मुझे 20 मिनट लगेंगे। उनकी आवाज़ से गनूदगी गायब हो गई थी। मैं वहीं पर उनका इंतजार करने लगा। वो बताए गए वक्त से 2 मिनट पहले पहुंच गए थे। पुरतपाक अंदाज में मुझसे छाती मिलाते हुए उन्होंने मेरी पीठ थपकी और मैं उनके साथ रवाना हो गया। वैसे वो सबूत तुम्हें खुद लाने चाहिए थे। कार आगे बढ़ाते ही उन्होंने सवाल किया, बस सर एक छोटे से काम के लिए वहीं रह गया था, इसलिए किसी और के हाथ भिजवाने पड़े। वो मुस्कुराए, तुम्हारा छोटा काम किसी के सर में गोली उतारना ही हो सकता है, कुछ ऐसा ही समझे सर। मेरे लोगों पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हारी कहानी तो तफसील से सुनूंगा, फिलहाल ये सुन लो कि तुम पर लगे इल्जामात तो साफ हो गए हैं, लेकिन मुझे बेहोश करके तुमने भागने की जो गलती की है उसका मुकदमा अभी तक बाकी है। ये कहते हुए वो खिलखिलाकर हंस पड़े थे। मैं तुर्की बतुर्की बोला, एक फील्ड एजेंट से ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती ही रहती हैं सर। हाँ, मगर सजा का सामना तो करना पड़ता है ना। उन्होंने कार अपने घर की तरफ मोड़ दी थी। नाश्ता कराकर उन्होंने मुझे आराम का मशवरा दिया। आरामदेह बिस्तर पाते ही मैं सो गया। मुसलसल 2 रातों से मुझे बिस्तर नसीब नहीं हुआ था। दोपहर के 11 बजे जगाकर उन्होंने मुझे तैयार होने का हुक्म दिया। मेरे नाप की वर्दी और बूटों वगैरह का बंदोबस्त उन्होंने कर दिया था। 12 बजे मुझे कर्नल अहमद के सामने पेश किया गया। कर्नल साहब को सारी बात औरंगजेब साहब तफसील से बता चुके थे। मेरे साबका कारनामों को देखते हुए मेरी मजबूरियों को मद्देनजर रखकर उन्होंने मुझे खाली वार्निंग देने पर इक्तिफा किया था। उसके साथ ही उन्होंने मुझे वापस अपनी यूनिट में भेजने का हुक्म भी दे दिया था। इतनी आसानी से जान छूटने पर मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया था। अलबत्ता मेरी अपनी यूनिट के कर्नल साहब तक भी ये तमाम बातें तहरीरी सूरत में भिजवा दी गई थी। नामालूम उनका क्या फैसला होता, और मुझे लग भी यही रहा था कि कर्नल अहमद ने मेरी सजा वगैरह का तयन मेरी यूनिट के कर्नल साहब की सवाबदीद पर छोड़ दिया है।
आर्मी में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में तब्दीली पर चंद दिन की छुट्टी जरूर मिलती है, जिसे ज्वाइनिंग टाइम कहते हैं। सर, मूव ऑर्डर पर जितनी ज्यादा छुट्टी दे सकते हैं दे देना। कर्नल साहब के दफ्तर से बाहर आते ही मैंने औरंगजेब साहब को मुखातिब किया। दे दूंगा, मगर क्या करना है लंबी छुट्टी का। वो मुस्तफसर हुए। सर, मेरी बीवी पलवैशा का अब तक पता नहीं चला, उसकी तलाश में जाना चाहता हूँ। यूं भी औरंगजेब के साथ मेरा ताल्लुक सीनियर जूनियर के अलावा भी कुछ बन चुका था, इसलिए मैं उनसे कोई बात खुफिया नहीं रखता था। क्या? उनके चेहरे पर हैरानी उभरी। जी सर, सरदार खान और पलवैशा भी मेरी बेगुनाही के सबूत ढूंढने गए थे। शायद सरदार खान को तो भगोड़ा जाहिर कर दिया गया हो, उसकी छुट्टी तो कब की खत्म हो चुकी होगी। औरंगजेब साहब मेरी बात का जवाब दिए बगैर मुझे साथ लेकर अपने दफ्तर में दाखिल हुए। मुझे बैठने का इशारा करके उन्होंने इंटरकॉम उठाकर क्लर्क को मेरा यूनिट वापसी का मूव ऑर्डर तैयार करने का हुक्म दिया और साथ ही ये बता दिया कि ज्वाइनिंग टाइम 29 दिन भर दे। वो ज्यादा से ज्यादा इतनी छुट्टी ही दे सकते थे। रिसीवर रखकर उन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया जिसमें मेरा सर्विस कार्ड, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन वगैरह मौजूद था। ये वो सामान था जो मेरी गिरफ्तारी के वक्त यहाँ जमा किया गया था। शुक्रिया। मैं सामान वर्दी की जेबों में मुंतकिल करने लगा। वो गंभीर लहजे में बोले, सरदार अपने घर में है, हादसे में उसकी दाईं टांग टूट गई थी, उस हादसे की वजह से उसे भी वापस यूनिट भेज दिया गया है। पलवैशा, मुझे अपनी आवाज जैसे खाई से आती हुई महसूस हुई थी। इस बारे तुम्हें सरदार ही तफसील बताएगा। वो कुछ बताने पर आमादा नहीं थे। उनका दुख भरा लहजा मेरा दिल हुला देने के लिए काफी था। सर, कुछ तो बताएं, वो ठीक तो है ना? क्या वो भी हादसे के वक्त सरदार के साथ थी? मेरा ज़हन माऊफ होता जा रहा था। क्या सरदार की तरह वो भी जख्मी थी? अगर ऐसा था तो मुझे घर वालों ने क्यों नहीं बताया था? उन्हें तो लाजमन ये खबर हो जाना चाहिए थी। यह मुमकिन था कि जिस वक्त मैंने घर फोन किया था उस वक्त तक सरदार वगैरह का हादसा न हुआ हो। वो नबेतुल अल्फाज में बोला, ज़ीशान, बहुत सारे हादसों को, अपने प्यारों के बिछड़ने को और उनकी माजूरी वगैरह को हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं नहीं जानता कि पलवैशा के साथ क्या हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ, यह सरदार को मालूम है। वही तुम्हें तफसील से बता सकता है। सच कहूँ तो मैं बस एक बार ही सरसरी अंदाज में सरदार से मिल पाया हूँ और तुम्हारी बीवी चूंकि कोई सरकारी आदमी नहीं है, इसलिए ना मैंने सरदार से उसके मुतल्लिक कुछ पूछा और ना उसने कुछ बताने की जहमत की। झूठ बोलकर मुझे बहलाने की कोशिश न करे। मेरे लहजे में बदतमीजी का अंसर नुमाया था। मूव ऑर्डर बनने तक अपनी वर्दी वगैरह उतार लो। उसने जेब से कार की चाबी निकाल कर मेरी तरफ फेंक दी। मैं जच होकर बोला, आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि असल बात क्या है? अगर मालूम होता तो जरूर बताता। उसने कुर्सी घुमाकर अपना रुख दीवार की तरफ मोड़ लिया था। एक लम्हा सोचने के बाद मैं उनके दफ्तर से निकल आया। उनके घर पहुंचकर मैंने जल्दी जल्दी वर्दी उतार कर कपड़े पहने और अपना सामान समेट कर वहां से निकल आया। वापसी पर मेरा मूव ऑर्डर तैयार हो चुका था। मूव ऑर्डर मुझे पकड़ाते हुए औरंगजेब साहब कहने लगे, कार की चाबी अपने पास रखो, बाद में वापस कर देना। मैं फिलहाल सरकारी गाड़ी पर गुजारा कर लूंगा। शुक्रिया वगैरह अदा करने का तकल्लुफ किए बगैर मैं उनसे मुसाफा करके कार की जानिब बढ़ गया। मेरी ड्राइविंग सीट पर बैठते ही वो झुक कर नसीहत करता वो बोला, एहतियात से जाना। तेज रफ्तारी से माजी में हुआ काम तो तब्दील नहीं हो सकेगा, अलबत्ता तुम खुद माजी बन जाओगे। जी सर। कहते हुए मैंने कार मोड़ दी। मोबाइल फोन की बैटरी बंद पड़ते पड़ते खत्म हो चुकी थी। सबसे पहले मैंने एटीएम से जरूरत के मुताबिक रकम निकाली और फिर एक नया मोबाइल फोन खरीद कर अपना सिम कार्ड उसमें मुंतकिल कर दिया। एक इजी लोड की दुकान से सिम कार्ड रिचार्ज करके मैं फौरन सरदार को कॉल कर रहा था। स्पीकर से आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं की बेहुदा आवाज सुनकर मैं अबूजान का नंबर मिलाने लगा। चूंकि इस बार मैं जाती नंबर से कॉल कर रहा था, तभी उन्होंने मेरा नाम पूछने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान बेटा। कॉल वसूल करते ही अबूजान की मुशफ़क़ आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वालेकुम अस्सलाम अबूजान, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बाकी तमाम भी खैरियत से हैं, बस तुम दोनों की कमी महसूस हो रही है। उनकी बात सुनकर मेरा सांस रुकने लगा था। आखिर कोई तो बात थी कि सरदार ने घर में पलवैशा के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताया था। इसी तरह औरंगजेब साहब भी कुछ बताने पर राजी नहीं थे, या शायद सचमुच उन्हें कुछ मालूम ही नहीं था। चुप क्यों हो गए बेटा? मुझे खामोश पाकर अबूजान मुस्तफसर हुए। बस मैं ये इतला दे रहा था कि कल तक इंशाअल्लाह मैं घर पहुंच जाऊंगा, बाकी गपशप मिलने पर होगी। पलवैशा बेटी तुम्हारे साथ है? उन्होंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा। घर आकर बात करते हैं अबूजान, इस वक्त मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। इस वक्त मैं हाँ ना की हालत में नहीं था। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मोबाइल फोन बंद करके मैंने साथ वाली सीट पर फेंका और खुद को तसल्ली देने के लिए कुछ बेहतर सोचने की कोशिश करने लगा, जो उस वक्त मुमकिन नहीं लग रहा था। हर सोच मेरे दिल को बिठाए जा रही थी। क्या मुझे माजूर पलवैशा मंजूर थी? मैंने दिल से पूछा, जिसका जवाब नहायत वाज़े मिला। जिरो जान से मंजूर है, बस वो जिंदा होनी चाहिए। मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगा। अचानक ही मेरे दिमाग में कमांडर अब्दुल हक की ज़ुबानी गुफ्तगू गूंजने लगी। उसने सरसरी अंदाज में पलवैशा के लिए मगफिरत की दुआ भी कर दी थी। फिर गुरगारे के जिक्र पर यह कहना कि जिंदगी मौत का क्या भरोसा,
सोचा हो सकता है उसे भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होने का कोई रास्ता मिल जाए। डेरा इस्माइल खान में मुझसे अलविदा होते वक्त उसने माफ़ी भी मांगी थी। रस्मी मुआज़रत और किसी गलती पर मुआज़रत चाहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और उस वक्त उसका अंदाज रस्मी मुआज़रत वाला नहीं था। उसका साफ मतलब यही था कि उसे पलवैसा के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में मालूम था, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे लाइल्म रखा था, और यही वजह थी कि उसने मेरी वापसी पर जोर दिया था। यह भी मुमकिन था कि उसे इस बारे निक स्टीवर्ट की मौत से पहले ही पता चल गया हो, और मुझे ज़हनी इंतजार से बचाने के लिए उसने ये खबर अपने तक महदूद रखी हो और बाद में शर्मिंदगी की वजह से इजहार न कर सका हो।